धन्यवाद प्रकाश जी। देश के अलग अलग कोने में रात को 8 साढ़े 8 बजे भी देश की तरक्की के लिए मेरे देश का नौजवान देश के लिए इतने बड़े यज्ञ में जुटा हुआ है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। देश के अलग अलग केंद्रों में उपस्थित मेरे नौजवान साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, इस आयोजन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। स्मार्ट इंडिया के स्मार्ट इनोवेटर्स के बीच आना मेरे लिए हमेशा से एक सुखद अनुभव रहा है। अलग अलग समस्याओं का टेक्नोलॉजी के जरिए सॉल्यूशन ढूंढने का जो प्रयास आप सभी कर रहे हैं, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। पिछले कुछ घंटों से आप सभी अपने मिशन में जुटे हुए हैं, लेकिन मैं मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहा हूं कि आपका उत्साह, उमंग, आपका जज्बा, ऐसा लग रहा है आपको थकान ही नहीं लग रही है, न आपको कोई तनाव महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको देख करके मेरी भी थकान कम हो जाती है। आज की जनरेशन जब नेशन बिल्डिंग के लिए इस तरह के प्रयास में जुटती है तो न्यू इंडिया का इरादा और मजबूत हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं पिछली बार भी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में आया था। जब मुझसे पूछा गया कि क्या आप फिर जाएंगे, तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं जरूर इन नौजवानों से मिलना चाहूंगा, आपसे मिलूंगा, आपकी बातें सुनूंगा, आपकी कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। अगर कोई ये सोच ले कि वही सर्वज्ञानी है, उसे ही सब कुछ आता है, तो मैं समझता हूं जिंदगी में उससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती है। अगर कोई सरकार भी ये सोच लेकर के और मन में हवा भर के बैठ जाए कि जो भी करना है सरकार ही करेगी, सरकार अपने अकेले दम पर करेगी, अगर सरकार भी ये सोचती है तो मैं समझता हूं सरकार की ये सबसे बड़ी गलती होती है। और इसलिए मैं बहुत जोर देता हूं पार्टिसिपेशन पर, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस पर। दुनिया की कोई भी चुनौती इस देश के 125 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति और श्रम शक्ति से कतई बड़ी नहीं है। जहां 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की हो, जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड का इतना विस्तार हो, उस देश के लोग ठान ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मैं विशेषकर नौजवानों की बात करूं तो आप सभी में जो जोश, जो उत्साह, जो उम्मीद मैं न्यू इंडिया के लिए देखता हूं, वो मेरे अपने भरोसे को कई गुना और बढ़ा देती है। हां, हम 21वीं सदी में भारत को उसका वो स्थान दिला पाएंगे जिसका हिंदुस्तान अधिकारी है।
ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं यंग प्रोफेशनल्स, यंग सीईओज, यंग साइंटिस्ट, यंग ब्यूरोक्रेट्स से मिलने का कभी भी कोई अवसर जाने नहीं देता हूं। आपका ये उत्साह, ये ऊर्जा ही न्यू इंडिया को साकार करने का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन सवाल ये भी है कि न्यू इंडिया का ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कुछ सीमित प्रयासों से संभव है? तो जवाब मिलेगा जी नहीं। इसके लिए आवश्यक है समस्याओं की जड़ तक जाकर समाधान के लिए आउट ऑफ बॉक्स नए नए तौर तरीके, नए नए रास्ते खोजना। हमारी सरकार की यही कोशिश हमें स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इनिशिएटिव तक ले आई है। मुझे बताया गया है कि पिछली बार के हैकेथॉन में जो लगभग 60 प्रोजेक्ट फाइनल हुए थे, उनमें से आधे पूरे होने वाले हैं और बाकी अगले 2-3 महीने में पूरे हो जाएंगे। मुझे खुशी है कि पिछले साल जहां 40,000 से ज्यादा युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया था, वहीं इस साल ये संख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है। इस साल केंद्र सरकार के 27 मंत्रालयों के साथ ही राज्य सरकारें भी इस हैकेथॉन का हिस्सा बनी है। मुझे बताया गया है कि हैकेथॉन में सॉफ्टवेयर एडिशन के साथ ही अगले कुछ महीनों में हार्डवेयर एडिशन को भी जोड़ा जा रहा है। इस प्रयास के लिए आप सभी नौजवान और अलग अलग मंत्रालयों को और प्रदेश की सरकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इस बार आप फ्लड मैनेजमेंट और जंगल की आग जैसी कई बड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन के जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो हमें जरूर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। साथियों, इन द एरा where knowledge is power, innovation is the driver of growth। यानी ज्ञान हमारे लिए पावर की तरह काम करता है, लेकिन उस ज्ञान को विस्तार देने के लिए हम जितना इनोवेटिव होंगे, उतना ही देश का विकास ज्यादा होगा। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इनोवेशन एक इवेंट भी नहीं है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए, जजमेंट आए, इनाम बटे और फिर सेलिब्रेट करने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। इनोवेशन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। आप तभी इनोवेट कर पाएंगे जब आप समस्या को समझेंगे, कुछ सवाल करेंगे, नए आइडियाज सामने रखेंगे और फिर उन आइडियाज को अमल में लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं IPPP, इसमें आई अपना भी आई जुड़ जाता है। IPPP यानी इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर। ये 4 सीढ़ियां हैं जिन पर चलते हुए हमारे देश का विकास और तेजी से हो सकता है।
जितना हम इनोवेट करेंगे, जितना जल्दी उन इनोवेशंस को पेटेंट कराएंगे, उनके प्रोडक्शन की राह आसान बनाएंगे। जितना जल्दी उसे लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही प्रॉस्परस भी होंगे। इसलिए हमारी सरकार लगातार इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रही है। अटल इनोवेशन मिशन एआईएम के माध्यम से देश में इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर तैयार किया जा रहा है। हमारा मकसद एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने का है जो छात्रों को कम आयु में ही भविष्य की तकनीकों से परिचित कराएं। हमारा प्रयास है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D और रोबोटिक्स का अनुभव छात्रों को लेने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचने का इंतजार न करना पड़े। कम उम्र में ही इनोवेशन का माइंडसेट तैयार करने की दिशा में हमने देश भर के करीब 2400 स्कूलों को चुना है। भविष्य में इन स्कूलों की संख्या को बढ़ाकर हमारी सरकार 30,000 तक ले जाना चाहती है। अटल टिंकरिंग लैब्स में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों पर फोकस किया जा रहा है। इन लैब्स में एजुकेशनल एंड लर्निंग के कंसेप्ट पर अमल करते हुए बच्चों को आधुनिक तकनीक इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। टीन एज में एक बार इनोवेटिव माइंडसेट बना तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो चुका। इसके बाद बात आती है रिसर्च के रास्ते को मजबूत करने की, और इसलिए हायर टेक्निकल एजुकेशन के दौरान रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए एक अहम फैसले का ऐलान इस बजट में किया गया है। सरकार ने पीएमआरएफ यानी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप की घोषणा की है, और मैं चाहूंगा कि आप सब इसका फायदा उठाएं। इसके तहत आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी जैसे संस्थानों के बीटेक, एमटेक और एमएससी के बेस्ट स्टूडेंट्स को प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप दी जाएगी। हर साल 1000 छात्रों को इसके लिए चुना जाएगा। इन छात्रों को 5 साल तक हर महीने 70 से 80 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में वो अपने रिसर्च पेपर रख सकें, इसके लिए 2 लाख रुपए की रिसर्च ग्रांट भी सरकार द्वारा दी जाएगी। साथियों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन देशों ने बहुत तेज गति से प्रगति की, उनमें एक बात कॉमन थी। उन देशों में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के विकास पर बहुत जोर दिया गया, उनको प्राथमिकता दी गई। बड़े संस्थानों में हुए इनोवेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ का भी बड़ा आधार बनते हैं। यही वजह है कि सरकार का जोर देश में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी देने का है। सरकार
देश में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस बनाने पर भी काम कर रही हैं। इनमें से चुने गए पब्लिक सेक्टर के 10 इंस्टीट्यूट्स को कुल 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी सरकार द्वारा दी जाएगी। एक तरफ हम भविष्य के लिए इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, वहीं स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम के तहत नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने का भी काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तब से 6,000 स्टार्टअप को मंजूरी दी जा चुकी है। इन स्टार्टअप को सरकार आर्थिक मदद दे रही है। फ्रेंड्स, इनोवेशन के कल्चर के साथ ही वर्ल्ड चैलेंजेस को देखते हुए खुद को ढालना भी बहुत आवश्यक है। मुझे याद है जब हल्दी, नीम, बासमती जैसे पेटेंट भी दूसरे देशों ने करा लिए थे तो कितना कष्टकारी समय था। इसलिए हमारी सरकार ने पेटेंटिंग और कॉपीराइट की व्यवस्था को भी सुधारने के लिए कई फैसले लिए। इसका परिणाम है कि वर्ष 2013-14 में 2013-14 में जहां 4,000 के करीब पेटेंट रजिस्टर होते थे, वहीं इस वर्ष फरवरी तक 11,300 से ज्यादा पेटेंट्स रजिस्टर हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि ये सुनकर के आपको गर्व होता होगा, आपको खुशी होती होगी। यानी कि पहले की सरकार के मुकाबले करीब करीब 3 गुना ज्यादा पेटेंट रजिस्ट्रेशन इस सरकार के समय हो रहा है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी 3 साल में 3 गुना बढ़ गया है। 2013-14 में लगभग 68,000 ट्रेडमार्क रजिस्टर होते थे और अब ये आंकड़ा 2.5 लाख से ऊपर जा चुका है। इनोवेशन और पेटेंटिंग के साथ ही प्रोडक्शन पर भी हमारी सरकार का पूरा जोर है। मेक इन इंडिया एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। आपको सिर्फ एक सेक्टर का उदाहरण दूं तो आप पूरी तरह तस्वीर समझ जाएंगे। फ्रेंड, 4 साल पहले हमारे देश में मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। और आप सब नौजवान इस फील्ड में हैं, आपको खुशी होनी चाहिए कि 4 साल पहले हमारे देश में मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्ट्री थी। वहीं आज 4 साल के भीतर भीतर जो देश ने गति पकड़ी है, मेक इन इंडिया ने गति पकड़ी है, 2 फैक्ट्री से निकल करके आज हिंदुस्तान में मोबाइल फोन बनाने वाली 120 फैक्ट्रीज आज देश में काम कर रही है। जब इनोवेशन, पेटेंट और प्रोडक्शन अपनी पूरी गति पकड़ते हैं तभी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आने की गति भी तेज हो जाती है। लेकिन साथियों, इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल भी जुड़ा हुआ है। आखिर इनोवेशन किसके लिए? क्या हमारे स्वयं के लिए, कि हमारे देश के लिए, या हमारे देश के गरीब दुखी बंधुओं के लिए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए?
मैं मेरे नौजवान साथियों के सामने ये सवाल जानबूझ करके रख रहा हूं। इंटरनेशनल गैजेट के अंदर, मैगजीन के अंदर, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारा पेपर छप जाए, लेकिन संतोष तो तब मिलेगा कि मेरी कोई चीज अगर देश के काम आने वाली बने। और इसलिए इस बारे में भी विचार किया जाना चाहिए कि ऐसे इनोवेशंस क्या हो जो देश के लिए काम आए, इस देश की समस्याओं का समाधान करे। इस देश में मल्टीपल हैकेथॉन्स भी एक कदम हो सकता है, जैसे हेल्थ हैकेथॉन, लॉ हैकेथॉन, आर्किटेक्चर हैकेथॉन, एग्रीकल्चर हैकेथॉन, रूरल हैकेथॉन, अनेक ऐसी चीजें हम निकाल सकते हैं। हमारे देश को अलग सोचने वाले, इनोवेटिव सोचने वाले एग्रीकल्चर आर्किटेक्ट्स हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, मैनेजर्स हो, इनकी आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि ये हैकेथॉन नई प्रतिभाओं को भी प्लेटफॉर्म देने का एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं। इनके जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए, स्वच्छता से जुड़े हुए नए इनोवेशंस को भी हम सामने ले आ पाएंगे। इससे देश के लोगों के सामने रोजमर्रा की चुनौतियां तो कम होगी ही, उनकी जिंदगी भी आसान बनेगी। इसके अलावा आपके इनोवेशंस देश की सेवा करने का काम भी करेंगे। जैसे मुझे बताया गया है कि आप सभी इस हैकेथॉन में हाई रिजोल्यूशन इमेजेस के लिए ड्रोन्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी कार्य कर रहे हैं। अब इससे जुड़ा कोई भी इनोवेशंस देश की बहुत बड़ी सेवा होगा। आप जानकर हैरान होंगे कि ड्रोन्स द्वारा ली जा रही तस्वीरों को कैसे हमारी सरकार ने योजनाओं की मॉनिटरिंग से जोड़ दिया है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनते हैं, प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना के तहत जिन अधूरी योजनाओं को पूरा किया जा रहा है, मनरेगा के तहत जो कार्य किया जा रहा है, उसकी जियो टैगिंग और मैपिंग में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले महीने की बात है, जब प्रगति की बैठक के दौरान हमने ड्रोन कैमरा के माध्यम से लाइव समीक्षा की थी कि केदार घाटी में निर्माण का काम कितना पूरा हो गया है। खैर वहां बर्फ वर्षा चल रही थी, टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी में कुछ कठिनाई भी हो रही थी, लेकिन फिर भी एक चित्र मेरे सामने प्रस्तुत हुआ। दिल्ली में बैठ करके मैं पूरा उसको खुद मॉनिटर कर पाया। अब आप सभी कुछ इनोवेट करेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना भी बहुत सामान्य हो जाएगा। मेरे नौजवान साथियों को प्रगति की बैठकों के बारे में शायद पता नहीं है, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने मॉनिटरिंग का ये आधुनिक सिस्टम डेवलप किया है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में हम लोग बैठते हैं, राज्यों के संबंधित अफसर सैटेलाइट पे साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और योजनाओं को रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। योजना पूरी होने में क्यों देर हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, कितना काम हुआ है, कितना अधूरा है, ये सब हमारे सामने होता है। साथियों, बदलते समय में अब किसी भी देश की आर्थिक प्रगति अब उसके इनोवेशन कौशल पर निर्भर करती है। हमारे देश के साधनों की कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं, सामर्थ्य आप नौजवानों में भरपूर है। मेरा एक आग्रह जरूर है
जितने सपने आप देखना चाहें वो देखिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कदम भी अवश्य उठाइए। किसी भी सपने को मरने मत दीजिए। जब हौसला सपना पूरे करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का होगा, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे। याद रखिए, मैं जिस पीढ़ी से हूं, आप जिस पीढ़ी से हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने का अवसर नहीं मिला, जेलों में जिंदगी गुजारने का अवसर नहीं मिला, अपनी जवानी देश के लिए खपाने का अवसर नहीं मिला, देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला। लेकिन हम सभी को देश के लिए जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मरने का मौका न मिला, लेकिन जीने का अवसर मिला है। देश के लिए जीने का अवसर मिला है। गरीब सामान्य व्यक्ति की जिंदगी के लिए जीने का अवसर मिला है। और इसलिए अपनी प्रतिभा, अपना सामर्थ्य देश पर लगाइए। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कैसे देश के लिए हो सकता है, इस बारे में निरंतर सोचते रहिए, प्रयास करते रहिए। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सुबह से बैठे हैं और कल रात तक बैठने वाले हैं। 36 घंटे बहुत होते हैं। मैं भी आज का आपका अनुभव सुनना चाहूंगा। आपको इतने तनावपूर्ण में शायद वहाँ आपको कुछ रिलैक्स करने के लिए कुछ प्राणायाम भी कर लेते होंगे, जरा गहरी सांस भी ले लेते होंगे, हाथ पर ऊपर करके थोड़ा योगा का भी आस्वाद लेते होंगे, ताकि थोड़ा मानसिक एक खुलापन आ जाए तो तेज गति से नए नए विचार आते हैं। और आप जिस टास्क को कर रहे हैं, कुछ टास्क की सीडिंग में भी आपके बीच कर रहा हूं। सबसे पहले जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं चाहूँगा कि कुछ आपके भी अनुभव सुनूं। अलग अलग क्षेत्र में जाऊंगा। मुझे बताया गया कि शायद मुझे सबसे पहले पानीपत के नौजवानों से बात करने का मौका मिल रहा है। तो शायद पानीपत नहीं, अहमदाबाद है। गांधीनगर से हैं आप लोग? કેમ છો હોનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સર? આપણે એવા ને એવા। सर, मेरा नाम निधि भंडारी है और मैं चेन्नई से एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम उत्तराखंड इन पर्टिकुलर राज्य में जो अनकनेक्टेड विलेजेस, जाकि यानी जो विलेजेस में फिलहाल सिर्फ कच्चे रोड बनाए गए हैं और उन्हें पक्के करने हैं, वो कैसे किया जा सकता है, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था। एंड हमने ये प्रपोज किया है कि हम एक टूल बनाए जो जियोस्पेशियल टूल होगा। एंड हम सबसे पहले भुवन, जो इसरो प्लेटफॉर्म हमें जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करता है, उससे अगर हम ये जो विलेज के पॉइंट्स है वो अगर एक्सट्रैक्ट कर सके और उनके आजू बाजू जो भी कच्चे रोड्स है अगर उन्हें एक्सट्रैक्ट करके एक बार यूटिलाइज करके ये ढूंढ सके कि इनमें से कौन से कच्चे रोड्स को हमें पक्का करना चाहिए ताकि वो ऑल वेदर रोड्स बन सके और वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग यूटिलाइज कर सके और उनका भी डेवलपमेंट हो। तो हम पहले फेज में ये डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं और दूसरे फेज में ये ढूंढने वाले हैं कि इनमें से कौन से रोड्स में से हमें सबसे छोटा रोड चुनना चाहिए जिसका कॉस्ट भी कम हो और वहाँ के लोगों को बेनिफिट भी ज़्यादा हो। देखिए, आपके पास अच्छा विषय है, क्योंकि हमारे जो हिली एरियाज है वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी करनी है तो पुराने ज़माने की जो पद्धति रहती थी और सरकार का जैसा स्वभाव रहता है कि ऐसे घूम फिर करके बनाते रहते हैं। लेकिन अब सैटेलाइट के द्वारा शॉर्टेस्ट रूट क्या हो सकता है और ज़्यादा ऊपर नीचे न जाते हुए एक कॉमन टेरिन कैसे मिले, उस पर काम हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ आप सब नौजवान जो इस विषय को कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा आदर्श होना चाहिए दशरथ मांझी। आप लोगों ने शायद दशरथ मांझी की कथा सुनी होगी। वो अपने प्यार में इतना पागल था
कि उसने 2 पहाड़ी से घूम करके एक रास्ता निकलता था और उसका बहुत समय जाता था, बहुत चलना पड़ता था। तो उसने 2 पहाड़ी के बीच में खुद ने खुदाई करके अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और एक रोड बना दिया। तो जिस रोड को काटने में 2-2 ढाई घंटे लगते थे, वो 20 मिनट में काट चला गया। अब ये बात सरकार को समझ नहीं आई। वो दशरथ मांझी जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, उस गरीब इंसान को ध्यान में आई कि इतना लोग घूम करके क्यों जा रहे हैं, यहीं पर अगर रास्ता बना दिया जाए तो आसान से चले जाते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से ये बहुत ही संभव है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग गांधीनगर में बैठे हैं, आप लोग जरूर बाइसेक की विजिट लीजिए। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट है गांधीनगर में, अहमदाबाद गांधीनगर के रास्ते पर। आप वहाँ जरूर जाइए। वहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी को हम जमीन पर किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, मैपिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए वहाँ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। जब मैं गुजरात में था तो जब स्कूल या अस्पताल बनाने का निर्णय करना होता था तो सामान्य रूप से पॉलिटिकल प्रेशर आता रहता है। एमएलए कहते रहे नहीं मेरे यहाँ बनाओ, कोई कहेगा मेरे यहाँ बनाओ। मैंने कहा ऐसा नहीं भाई, सबको एक समान रूप से मिलना चाहिए। अब वो तो कहेंगे नहीं साहब मेरे यहाँ है ही नहीं, जबकि वहाँ पहले से 2 स्कूल होती हैं। तो नहीं कहते साहब बच्चे ज़्यादा हैं सर। तो मैंने क्या किया, ये बाइसेक वालों को कहा कि भाई आप मुझे मैपिंग करके दो कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में कहाँ कहाँ स्कूल है। उन्होंने सैटेलाइट से मैपिंग किया। फिर मैंने कहा मैप बना करके मुझे बता दीजिए, पॉपुलेशन एंड डिस्टेंस, उसके आधार पर मुझे मार्क कर दीजिए और 1 साल में इतना करना है तो मैं ऐसे करूँगा। और बिल्कुल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना, कोई पर काय के दबाव के बिना टेक्नोलॉजी से डिसीजन ले लिए और दूर सुदूर तक स्कूलों का नेटवर्क खड़ा हो गया। तो मैं मानता हूं कि आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो अभिनंदनीय है। और मैं जरूर मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आप ये जो ऐप बना करके देंगे या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बना करके देंगे वो अवश्य काम आएगा। मैं भंडारी को भी बधाई देता हूं और वहाँ सभी नौजवानों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ગુડ ઇવનિંગ સર, હું બેઝિકલી અહીંયા અમદાવાદ નોડલ સેન્ટરમાં SIH 2018માં પાર્ટ લઈ રહ્યો છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર પ્રોવાઇડિંગ ધીસ પ્લેટફોર્મ. This platform is helping us to solve the national level problems which are really huge, and we can work with national level problems and show our skills and help our nation as well. So સૌથી પહેલા તો મારો પ્રોબ્લેમ ઇસરોના ભૂષણ ઉપર બેઝ છે. અમે મારો પ્રોજેક્ટનું નામ છે મારા પ્રોજેક્ટનું નામ છે ટેક્સ્ટ એક્સટ્રેક્શન એન્ડ જીઓ ટેગિંગ ઓફ પબ્લિક એસેટ્સ. સો અમે એક એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરી રહ્યા છીએ જેમાં સિમ્પલી કોઈ બી યુઝર ઇમેજ ક્લિક કરશે ને એ ઇમેજ અપલોડ થઈને એમાંથી જે બી ઇન્ફોર્મેશન થશે, જે બી ઇન્ફોર્મેશન ટેક્સ્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન છે, એની જીઓટેગ ઇન્ફોર્મેશન છે, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન ભૂષણ ઉપર સેવ થશે અને આ ઇન્ફોર્મેશન ફ્યુચરમાં બીજા લોકોને યુઝફુલ થશે. એઝ ઓફ બીજી એપ્લિકેશન્સ આ વસ્તુ ફ્રોડ થાય છે કે જેથી કોઈ બિલ્ડિંગ્સ માટે પાસ થાય છે, પૈસા લે છે લોકો, લેકિન એક જ બિલ્ડિંગ 4 સેથી દેખાડે કે ફોટા 4 પાડે અને એક જ બિલ્ડિંગ હોય. ત્યારે એવું થાય કે 4 બિલ્ડિંગના પૈસા લે પણ બિલ્ડિંગ એક જ હોય. સો આવા કેસીસમાં જો આ જીઓટેગિંગ બરાબર રીતે થાય તો બેઝિકલી આવા ફ્રોડ્સ અટકાવી શકાય છે. તમારી વાત સાચી છે કે મનુષ્ય ઘણીવાર એવા બધા નુસ્ખા શોધી કાઢતો હોય છે કે જેના કારણે એનો સ્વયંનો લાભ રહે. સામાન્ય રીતે આપણે ઘરમાં તાળું લગાવતા હોય છે આપણા મા બાપ, જ્યાં પૈસા મૂકતા હોય ત્યાં લોકમાં રાખતા હોય. હવે લોકથી કંઈ ચોરથી બચાતું નથી હોતું. ચોર તો લોક તોડી નાખે અને લઈ જાય. પરંતુ સમજદાર મા બાપ એટલા માટે લોક લગાવતા હોય છે કે અણસમજુ બાળકોની આદત ન બગડે. નહીં તો જો એની આદત બગડી ગઈ કે રોજ 2 રૂપિયા લઈને પછી સ્કૂલ જાય ને પછી ગમે તે ફાલતુ ખર્ચા કરે, એટલા માટે લોક લગાવતા હોય છે. એમ આપણા દેશમાં પણ સમાજની અંદર એવી વ્યવસ્થાઓ વિકસિત કરવી જોઈએ કે કોઈને પણ
ખરાબ રસ્તે જવાની ઈચ્છા જ ન થાય. અને એ કામ હવે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી થઈ શકે છે. તમે જે ઇનોવેશન કરી રહ્યા છો કે ભાઈ કોઈ મકાન હોય અલગ અલગ જગ્યાએથી કિનારાથી ફોટા પાડે, કપડાં બદલીને ઊભા રહી જાય તો લાગે કે નવું મકાન બની ગયું છે, પણ હકીકતમાં મકાન એ જ હોય. જીઓ ટેગિંગની સાથે આ પ્રકારનું મકાન બને તો હું 100% માનું છું કે એની આઈડેન્ટિફિકેશનમાં ક્યારેય દેર ન લાગે. અને ગવર્મેન્ટ એસેટ્સ એટલી વિપુલ માત્રામાં હોય છે કે આજે ટેકનોલોજી દ્વારા આ બધી ચીજો કરી શકાય. ઘણીવાર એક સ્કૂલમાં બાળકો ના હોય પણ બેન્ચીસ પડ્યા હોય તે ખાલી. તમે આ પ્રકારનો ટેકનોલોજીકલ રેકોર્ડ હોય તો તમે તરત નક્કી કરી શકો કે અહીંયા 6 બેન્ચીસ નવા ખરીદવાની જરૂર નથી, આ 6 બેન્ચ અહીંથી ઉઠાવીને આ સ્કૂલમાં મોકલી આપો, તરત સોલ્યુશન મળી જાય. રેલવે સ્ટેશન પર બધા બાંકડા પડ્યા હોય, હવે પહેલાંના જમાના જેવા બાંકડા નથી, જુદા પ્રકારના છે. કોઈને મન કરે કે રાત્રે ઉઠાવી જવા છે, પણ જો એની સાથે આ પ્રકારની કોઈ ટેકનોલોજી જોડેલી હોય તો જ્યાં લઈ જાય ત્યાં તરત ટેકનોલોજી પીછો કરે. તો તમે આ ઘણું બધું કરી શકો એમ છો. હું માનું તમારા આઈડિયા પણ સરસ છે, અભિનંદન આપું છું. कौन है भाई नेक्स्ट, कहाँ जाना है? चलिए, मुझे अभी वाराणसी ले जा रहे हैं. कहाँ है? वाराणसी है. चलिए, हर हर गंगे. हाँ बताइए वाराणसी वाले. Namaste sir, I am Rajeshwari from Mallayama Engineering College, Chennai. My problem statement is collecting information regarding the untreated effluents that are running into river water. So, our team we are providing a solution. The solution is basically a camera application, camera Android application. So, are you based in Chennai or based in Varanasi? Based in Chennai, sir. Chennai. So, this is first time you visited Varanasi? Yes, sir. Had a chance to see the Ganga? Yes, sir. Okay, now tell me. Yes, sir. Our solution is that we are developing a camera application. The end users are actually the common people. So, if someone finds such illegal activity in their locality, such as letting the effluent into the river water, they can capture it with their mobile phone and they can upload it. The another feature we are providing is the geotagging, so that will be the location will be uploaded along with the image. And we are using Cloud Vision API in order to compare those data sets with the existing data set, and also to verify whether it's a fake or real image. And then another feature is that the authorities of Water Ministry can verify, can look at those database and they can take necessary actions. And even we are providing a feedback system so that the people who have made a complaint, they can review what are the actions taken over their complaint, and they'll be getting a monthly report also regarding the actions overall taken in that month. That's it, sir. आप लोग अपने जो काम कर रहे हैं उसका तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सब वाराणसी में हैं, अभी जो असाइनमेंट तय हुआ है, कोई काम तय हुआ है, वो तो है. क्या आपको विचार आता है कि ऐसा और कुछ क्या सोच सकते हैं? जाने के बाद मित्रों दोस्तों की टोली बनाएंगे और अपने कॉलेज में जाकर के कुछ कोशिश करेंगे, तो ऐसा कौन सा नया काम कर सकते हैं जो वाराणसी के लिए आप सोच सकते हैं? नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री. नमस्ते सर. हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हमारे वाटर सैंपल्स जो हमारे एंड यूजर्स जो कलेक्ट करते हैं उसको डिजिटलाइज करना. जैसे आपका डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा मुहिम भारत में बहुत लोगों की हेल्प कर रहा है. तो हमारे पास पहले जो वाटर सैंपल्स कलेक्ट होते थे वो पूरे के पूरे मैनुअल रूप में होते थे. लाइक हमें पूरे का पूरा रिपोर्ट तैयार करके और सबमिट करना होता था, और इसको हमने पूरी तरह से डिजिटलाइज किया. इसके लिए एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन हमने डेवलप कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो सारे के सारे पैरामीटर्स उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डाल के हमारे एक डेटाबेस पे भेज दिया करेंगे. हमारे डेटाबेस पे हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लर्निंग मॉडल है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएगा. शुक्रिया सर. बहुत बढ़िया.
नहीं, मैंने एक सवाल पूछा, उसका कोई जवाब दे रहे हैं आप लोग? कि ये तो सब आपको जो बताया गया हो अपने उसके सॉल्यूशन खोजे, लेकिन आप यहाँ से एक आइडिया मन में आया कि ये कुछ मैं रास्ता करूँगा और मैं जाके उसमें कुछ काम करूँगा, ऐसा कोई विचार आता है? Yes, sir. Good evening. Good evening. Honorable sir. My name is Chinmay Munde and I am representing Myers Institute of Technology, Maharashtra. And अब यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि गंगा का जो पानी है उसे सस्टेनेबली यूज करना कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी इसी से रिलेटेड है। तो हमने यही सोल्यूशन निकाला है कि हम फार्मर्स को ऐसा डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोवाइड करें कि वो अपना फार्म का इंफॉर्मेशन उसमें एंटर करे, और उस इंफॉर्मेशन को इरिगेशन डिपार्टमेंट इस तरह एनालाइज करे कि गंगा का पानी जितना भी यूज हो वो बिल्कुल इम्पोर्टेंटली यूज हो और वेस्टेज कम हो। और टू मेक इंडिया स्मार्ट वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग आवर फार्मर्स स्मार्ट। नहीं, आप आउटफ्लो के लिए तो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि भाई गंगा से कितना पानी जा रहा है उसको नापना, फिर उनको रोकना कि नहीं रोकना वो कर रही है। क्या आप उस दिशा में जा सकते हैं कि खेत में सेंसर हो और सेंसर से पता चले कि आज इतनी ह्यूमिडिटी है, अब 3 घंटे तक पानी की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना, अगर मैं समझता हूँ उस दिशा में जाने एंड यूज़र पर अगर हम और सेंसर का उपयोग करते हुए और आपका आईटी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उसको अगर क्लब करें तो उस किसान को पता चलेगा कि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। जिस समय उसको पता चलेगा कि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है तो वो फिर पानी आएगा तो नुकसान होगा, वो कॉन्शियस हो जाएगा, पानी का उपयोग नहीं करेगा। सरकार जब रिस्ट्रिक्शन डालेगी कि पानी की तुम्हें ज़रूरत नहीं देंगे, तो हमारे देश का जो स्वभाव है वो दूसरा ही दिन हमारी मांगे पूरी करो, मोदी मुर्दाबाद शुरू हो जाएगा। Yes sir, we'll work on that definitely. चलिए, मैं काशी जो आए हैं उनको कहना चाहता हूँ, ये 5000 साल पुराना शहर है और काशी वाराणसी के प्रति दुनिया का आकर्षण है। आप सब नौजवान दुनिया को ये इतनी बड़ी विरासत को कैसे परिचित करवा सकते हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब गूगल के लोग 3D कंसेप्ट से टूरिस्ट प्लेस को करते हैं, लेकिन हम मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और वो QR कोड पर अपने मोबाइल फ़ोन से वहाँ आकर के लोड कर ले और वो मोबाइल फ़ोन से चलते 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 पूरे 5000 साल के इतिहास के साथ खुद जी रहा है, जुड़ सकता है, जैसे उसी समय में वो मौजूद है। इस प्रकार का कोई ऐप बना करके हम दुनिया के अंदर इसकी वाहवाही करवा सकते हैं क्या? आप में से किसी को बोस्टन जाने का अवसर मिला होगा तो बोस्टन में 2 चीज़ें आपको मिलेगी। शिक्षा का वो बड़ा धाम है, दुनिया के कई लोग बोस्टन में पढ़ने जाते हैं। वहाँ पर एक स्ट्रीट है जहाँ ज़्यादातर प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं, उसका नाम काशी है। वाराणसी स्ट्रीट मानी जाती है वो, और वहाँ जो रहते हैं उनको गुरु कहते हैं, उन सबको गुरु के नाम से जानते हैं। सारे लोग तो अंग्रेज हैं, अमेरिकन लोग हैं और देशों के हैं, लेकिन ज्ञान का केंद्र यानी वाराणसी और ज्ञान देने वाला यानी गुरु, ये दोनों शब्द बोस्टन की एक स्ट्रीट पर बहुत पॉपुलर है। तो ये वाराणसी के प्रति गौरव करते हुए हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? मैं चाहूँगा कि आप सब नौजवान वापस जाने के बाद इस पर काम कीजिए कि ऐसा कोई वाराणसी का ऐप बने कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आए उसको अपनी भाषा में 5000 साल के साथ जीने का उसको एक इंटरेक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में मौका मिल जाए। Sir, to answer your question, actually now we are busy in doing our projects for the hackathon. But after finishing this, surely we'll visit all the areas in Varanasi in order to analyze the problems in water management and in Ganga rejuvenation also, sir. नहीं, अभी तो आपको जो हैकाथॉन में असाइनमेंट हुआ है उसी को करिए, उसी को पूरा कीजिए, नहीं वापस जाने के बाद। अच्छा, वणक्कम। Good evening, sir. Good evening. I have one question to ask you. Is it possible to interlink all the rivers in India?
as the wish of our former President APJ Abdul Kalam? बिल्कुल हमारा इरादा है, क्योंकि देश में देखिए दुनिया में जो पॉपुलेशन है उसका करीब 17% पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, लेकिन दुनिया में जो पानी है उसका सिर्फ 4% पानी हमारे पास है। हमारी रिक्वायरमेंट की तुलना में हमारे पास बहुत कम पानी है। 17% पॉपुलेशन और 4% पानी, इसका मतलब हुआ कि समय से रहते हुए हमें पानी का सदुपयोग सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ नदियों में कहीं फ्लड आता है और कहीं नदियाँ सूखी पड़ी हुई है। जब तक हम रिवर इंटरलिंकिंग नहीं करेंगे, हमें आपको शायद पता होगा, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो नर्मदा नदी को हमने 21 नदियों के साथ जोड़ा था और 21 नदियों को जिंदा किया था, और उसके कारण वहाँ के एग्रीकल्चर में, वहाँ के वाटर टेबल में बहुत बड़ा बदलाव आया। इवन लोगों को पीने का पानी, अगर पीने का पानी शुद्ध मिलता है तो हेल्थ सेक्टर का बहुत बड़ा खर्चा कम हो जाता है। और वो मैंने अनुभव किया है कि पीने का शुद्ध पानी मिले, अगर हम पानी बचाते हैं, हमारे वर्षा का ऋतु का पानी बचाना और नदियों का पानी बहता है उसको बचाना, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाना। तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कई कामों को हाथ लिया है। रिवर ग्रिड में इंटरस्टेट भी इशू रहते हैं, उन सारे समस्या समाधान करते हैं, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में हमारा पूरा प्रयास है और मुझे लगता है कि वो सपना कभी न कभी तो साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उड़ीसा चलते हैं, भुवनेश्वर। जय जगन्नाथ। हेलो सर, मेरा नाम मीशा चौहान है एंड आई एम फ्रॉम IGDTU दिल्ली। हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली थी वो हमें जॉब मार्केट के एनालिसिस करना था ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल गैप को टैकल कर सकें। तो हमने इसका जो सोल्यूशन प्रपोज करा था, हमने ये देखा था कि वेब पे सब कुछ अवेलेबल है बट देयर इज नो टूल जिससे हम उसे एनालाइज कर सके। तो हमने बिग डेटा एनालिटिक्स यूज करा। उसमें हमने एक टेक्नोलॉजी यूज करी सोलर, जो गूगल के सर्च इंजन, जो बड़े बड़े सर्च इंजन हैंडल करते हैं, हमने वो वाली टेक्नोलॉजी यूज करी एंड उससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उससे बाकी एनालिसिस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और हमने स्किल गैप को स्पेसिफिकली टैकल करने के लिए एक अलग से जॉब पोर्टल बनाया है जो सिर्फ सेमी स्किल लेबर के लिए है। एंड वो जो सेमी स्किल लेबर होगा वो उसका 2 वे फायदा होगा कि सेमी स्किल लेबर को पता चलेगा कि एक्चुअली कहाँ पे कौन सी जॉब्स है, और हमारे पास डेटा कलेक्ट होगा रियल टाइम कि इस पर्सन जो सेमी स्किल लेबर के पास एक्चुअली कितने स्किल्स हैं, ताकि हम बता सकें गवर्नमेंट को कि इतने वोकेशनल सेंटर्स की जरूरत है इस लोकेशन पे। बढ़िया। मैं समझता हूँ ये समय की मांग है कि हमारे देश में कुछ जगह पे स्किल मैन पावर है, लेकिन उसके पास जो स्किल है वो काम वहाँ नहीं है, वो काम कहीं और है। और अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे वहाँ तक जाता है तो उसकी कमाई और वहाँ का रहने वहने का खर्चा संभव नहीं होता है। और इसलिए आवश्यक है कि हमें 2 प्रकार का मैपिंग करना चाहिए। और हो सकता है आप लोगों ने सोचा होगा इस प्रोजेक्ट को करते हुए, एक तो किस प्रकार के जॉब कहाँ क्रिएट हो रहे हैं और उसके अनुरूप स्किल के कोर्सेज वहाँ है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कोई केमिकल जोन है, वहाँ पर एक 200 फैक्ट्री है, सब केमिकल की है। अगर केमिकल जोन है और वहाँ पर केमिकल संबंधित उस 3-4 डिस्ट्रिक्ट में कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ कहीं इंजीनियरिंग वाला है, तो उन सारे बच्चों को जहाँ कहीं इंजीनियरिंग का जगह होगा वहाँ जाना पड़ेगा और कहीं और से केमिकल वालों को यहाँ लाना पड़ेगा। आपके इस ऐप के माध्यम से जहाँ केमिकल की संभावनाएं हैं वहाँ स्किल डेवलपमेंट केमिकल संबंधित हो तो उसको तुरंत जॉब मिल जाएगा। और जॉब में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। बार बार जॉब बदलने से जॉब देने वाले को भी नुकसान होता है, जॉब लेने वाले को भी होता है। लेकिन अगर एक क्लस्टर बन जाता है स्किल का एंड इंडस्ट्री का, तो ये बहुत सरल होता है और इसलिए हम लोगों का प्रयास भी यही। अब जैसे तीरपुर है,
पूरा गारमेंट जोन है, उसके अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर गारमेंट से रिलेटेड ही नई टेक्नोलॉजी आए तो नया स्किल डेवलपमेंट तुरंत अपग्रेड हो जाएगा, नई फैशन आए तो नया अपग्रेडेशन हो जाएगा। अगर ये होता है तो वो स्किल मैन पावर को तुरंत जॉब मिलता है। अब आप देखिए, हमें कई लोग मिलेंगे, इस देश में इतनी बड़ी संख्या में ड्राइवरों की जरूरत है, ट्रेन ड्राइवर। कभी कभी हम देखते हैं कि ट्रक में एक ड्राइवर 12-12, 15-15 घंटा गाड़ी चला रहा है, लेकिन अगर उसको 6-8 घंटे के बाद दूसरा ड्राइवर मिल जाता तो शायद एक्सीडेंट कम होते हैं। तो मैन पावर है, कभी कभी तो ड्राइविंग जानने वाला भी मैन पावर होगा, लेकिन जिसको ड्राइवर की ज़रूरत है उसको पता नहीं है, तो उसके कारण मिसमैच होता है। मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के कारण ये व्यवस्था आप देंगे तो भारत सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी और प्राइवेट कंपनीज को भी ये बहुत काम आएगा। चलिए, भुवनेश्वर की टीम बड़ा अच्छा इनोवेटिव काम कर रही है। नमस्कार सर, मेरा नाम पार्थ है और मैं अभी मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली गुजरात से हूँ। हमको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया तो आपने ऐसा क्यों किया, दो शब्द गुजराती बोले और 4 शब्द हिंदी बोले? सर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डाइवर्सिफाई इंडिया इज द एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया। ये बढ़िया है, तो आपने सब भाषा के एक शब्द ले लीजिए। सर, हमको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था उसमें जो स्टार्टअप रिलेटेड जो इश्यूज है, जो समस्या है स्टार्टअप में, स्टार्टअप क्यों नहीं हो रहे हैं और जो हो रहे हैं तो उनके बाद में उनको क्या दिक्कत आ रही है जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन सारी समस्याओं का हम एक सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन देना चाहते हैं, जिसमें से किसी भी यंग यूथ के माइंड में अगर आइडिया है तो वो आइडिया को सक्सेसफुल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उनको कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ मिल सके, वो कौन कौन से अनुभवी लोग जो ऑलरेडी ये चीजों से गुजर चुके हैं उनका कैसे उनको कनेक्ट किया जा सके, और वो लोग जो अप्रूव्ड है, जो ऑथोराइज्ड है, ऐसे कोई भी नहीं, बट जो एक सिस्टम के माध्यम से जो इवेल्युएटेड है और जो सही लोगों से मिला करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि उनके आइडियाज को बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सके। ये हमारा प्रॉब्लम। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ लोगों को कहा, उन्होंने किया भी है। हमारे देश में स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है। क्लीन कुकिंग, आज हमारे यहाँ गरीब माताएं लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती हैं। अब हम लोगों ने पिछले 2 साल से प्रयास किया है करीब 5 करोड़ परिवारों तक एलपीजी गैस कनेक्शन देना, ताकि वो लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिले और धुएं की ज़िंदगी से गरीब परिवार को मुक्ति मिले। अब वो बात हम 8 करोड़ तक ले जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी गांव तक गैस सिलेंडर पहुंचाना, और वो भी कुछ न कुछ खर्चा होगा। एक स्थिति हम ऐसी ला सकते हैं कि जिसमें सोलर एनर्जी हो, चीप बैटरी स्टोरेज हो, और ऐसा चूल्हा हो जो आज उसकी खाना पकाने की आदत है उसी प्रकार से वो चूल्हा जलता हो इलेक्ट्रिक से, और वो भी सोलार से चार्ज हुई इलेक्ट्रिसिटी हो, तो कुकिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा, क्लीन कुकिंग होगा। अगर ये अच्छा इनोवेशन हमारे नौजवान करते हैं तो हिंदुस्तान में 25 करोड़ ये क्लीन कुकिंग के चूल्हों का मार्केट होगा। अगर 2500 भी स्टार्टअप इस काम पे लग जाएं तो सारी जिंदगी चूल्हा बेचते रहें तो भी काम पूरा नहीं होगा, इतना बड़ा काम निकलेगा। हमारे नौजवानों को मैं आह्वान करता हूँ, आइए, आगे आइए, इनोवेशन कीजिए, इस प्रकार की चीज़ लाइए ताकि गरीब लोगों की मुसीबत कम हो। देश को जो गैस और पेट्रोलियम के पीछे, इंपोर्ट के पीछे खर्चा होता है वो भी छूट जाएगा, और उसके कारण देश के लोगों का भी चूल्हे का खर्चा भी, अगर साल भर में 3-4 हज़ार रुपया उनका फ्यूल का खर्चा होता है वो भी खत्म हो जाएगा। सोलर एनर्जी से उनको एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा और चूल्हा जलेगा और बड़ी आसानी से वो अपना खाना पकाएंगे। ये क्लीन कुकिंग हेल्थ को भी कितनी बड़ी मदद कर सकती है। तो हमारे स्टार्टअप को भी ऐसा रिसर्च करके तय करना चाहिए कि कौन सी चीज़ भारत में बहुत बड़ा मार्केट बन सकती है। तो मैं नहीं मानता हूं कि उनको बड़े स्केल पर जाने में तकलीफ होगी, और आप जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं उसके कारण
उसमें गति लाने की बहुत संभावना है। और मैं देख रहा हूं कि आज अच्छे अच्छे परिवार के नौजवान भी कैरियर में रिस्क लेना चाहते हैं, हिम्मत के साथ जुटना चाहते हैं, और वो कहते हैं मैं स्टार्टअप करूंगा, देखूंगा जो होगा होगा, और ये देश का भविष्य बदलने वाला है। तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। Hello sir, this is Rishi Gupta from St. John College of Engineering, पालघर, महाराष्ट्र। सर हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि यूथ को एक परफेक्ट करियर पाथ डिसाइड करने में हम लोग हेल्प कर सके। तो उसके लिए हम लोग ने एक चैटबॉट बनाया जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके जो युवा है उसका पर्सनैलिटी और वो किस जॉब में बेस्ट सूटेड होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर जो जॉब उसके लिए बेस्ट सूटेड है उसके बेसिस पे कुछ लिस्ट ऑफ जॉब्स उसको ऑफर करेंगे कि इसमें आप काफी अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे कि हर जॉब के लिए एक पर्सनालिटी होती है, जैसे कि वो जॉब सिलेक्ट करेगा जो उसकी टेस्ट की पर्सनालिटी थी और जॉब की पर्सनालिटी को हम लोग मैच करते हैं। इनकेस वो मैच नहीं होती है तो हम लोग उसको सेट ऑफ ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उस पर्सनालिटी लेवल तक पहुंचे कि जो जॉब वो करना चाहता है उसको काफी अच्छे से करे। या फिर अगर दोनों की पर्सनालिटी मैच होती है तो उसको सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन देके आगे बढ़ाया जाए। आगे हम लोग का कुछ प्लान ऐसा है कि जितना भी टाइम वो सीखता है हमारे ऐप में, बॉट में, फिर दूसरे मेंटर से बात करके जितना वो सीखता है उसका हम लोग ई रेज्यूमे बनाए और डिफरेंट कंपनीज को फॉरवर्ड करें ताकि कंपनीज उसको गो थ्रू कर सके और इलेक्ट्रॉनिक होगा तो सेंडिंग इजी होगा। थैंक यू। देखिए हमारे देश में एक काम करने जैसा है। आप देखते होंगे हम लोग जब स्कूल से निकलते हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। आप सबको भी मिला है ना? मिला है ना? जो अच्छा मजा देखिए, जो जेल में है उसके पास भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, हम सबके पास भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अब देश को आवश्यकता उसमें बदलाव करने की है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बजाय हम एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या? और क्या आप जैसे नौजवान एक ऐसा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और मैं समझता हूं टेक्नोलॉजी से हो सकता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस, इन सबको मिलाकर के एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सकता है क्या? और माँ बाप बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी आदतों के संबंध में उसके अंदर डिटेल भरते चले और सॉफ्टवेयर एनालिसिस करें और बताएं कि ये बच्चा आपका इस प्रकार का बिहेवियर करता है, मतलब ये इसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी पड़ी है, इनहेरेंट टैलेंट पड़ी है। माँ बाप को गाइड करता चले। अगर ऐसी कोई चीज़ आप डेवलप करते हैं, जैसा जिस विषय को आप अभी कर रहे हैं, उसका एक नया और बहुत बड़े लार्ज स्केल पर, और हर आज देखा होगा आपने 12th के एग्ज़ाम के बाद बहुत परिवार काउंसलिंग के लिए जाते हैं, बहुत बड़ा पैसा देते हैं और 3 दिन 4 दिन काउंसलिंग चलता है और फिर वो काउंसलर जो होता है वो बताता है कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जाने के लिए योग्य है, आपका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए योग्य है। वो कोई ये नहीं बताता है कि वो माली बनने के लिए भी योग्य है, ये एग्रीकल्चर में कुछ नहीं बता रहे क्योंकि एक लिमिटेड उनका है दायरा। लेकिन पहले से ही अगर 12-15 साल तक लगातार मैपिंग चले और उसके लिए कोई पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर बनता है, एक प्लेटफॉर्म बनता है, तो हम बहुत बड़ी सेवा हमारे खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लिए कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो काम आपको मिला है, जिसके लिए आप सॉल्यूशन अभी देने वाले हैं, लेकिन उसका एक बड़ा स्केल बना करके भी आप इस पर काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सेवा हमारी युवा पीढ़ी की हो सकती है। उसको अपना रास्ता तय करने में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। भाई तुम छोड़ो आर्किटेक्चर बनने के बजाय, लेकिन तुम अच्छे पेंटर बनो, तुम बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। और मैं मानता हूँ वो पेंटर बन करके ज़िंदगी बहुत बढ़िया जी सकता है। तो ये हम एप्टीट्यूड की तरफ कैसे करें, और मैं समझता हूँ इसका बड़ा स्केल बना करके भी आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन आपने जितना बताया मैं उसका स्वागत करता हूँ और एक अच्छी दिशा में आप लोग सोच रहे हैं। तो भुवनेश्वर के लोगों को जय जगन्नाथ के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
कहाँ पहुंचे? मुंबई, बेंगलुरु है? Good evening, sir. I am Bhumi Shah and I am representing Mayors MIT of College Pune and my team is Black Hawk. So the problem statement given to us was based on तो atmospheric ये turbulence. गुजरात वालों को ही बोलने के लिए चुना है क्या? So हमारा सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट भूमि, आप गुजरात से हैं? हाँ सर, हाँ, इंजीनियरिंग पुणे से कर रही हूँ. अच्छा. तो मराठी शिकला की नाही? शिकले, खूप शिकले आता आणि समजते पण. क्या बरा केला. थैंक यू सर. सर, तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस मिटिगेशन है. तो काफ़ी बार हम ऐसा देखते हैं कि जो कैमराज है डिफेंस में वो कैप्चर करते हैं इमेजेस, बट वो फार डिस्टेंट इमेजेस जो होते हैं वो डिस्टॉर्टेड आते हैं. तो हम ये प्रपोज कर रहे हैं दैट वील बी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस along with deep learning adversarial networks and image processing transformations, so that video will become stable as well. It will help to sharpen the image. So it will not only help in strategical planning, but it will also help to detect कि कोई malicious activities चल रही है कि नहीं इंडिया के borders पे. So that is our proposal, sir, and we are working for it. हमने अवसर આપવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. थैंक यू. और कौन है आपके साथ? सर, मेरे टीम लीडर है एंड बाकी सब अलग अलग इंडिया से बहुत सारे लोकेशन से आए हुए हैं. चलिए बताते. और भी कुछ लोग कहना चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति को बोलना है? 2-3 लोग बोलते हैं तो नहीं सर, बाकी भी. हाँ. Good evening, sir. Good I am evening. SP Akash and I am representing RMK Engineering College, Chennai. And it gives me an immense pleasure interacting with the Honorable Prime Minister of India. And I welcome you on behalf of Nodal Center, Bangalore. The problem statement which we have been working on is a vision-based algorithm for detecting the railway tracks, cracks in the railway tracks. The solution which we have been came up with is that the anomalies in the railway track is that due to the shear stress and residual stress, the rails get damaged, and these damages can be effectively monitored using smart sensors such as ultrasonic sensors and vibration sensors, and these values can be stored. And we are using a GPS location, global positioning system for locating the cracks which have been detected using these sensors, and all the sensor values are monitored using live streaming technology, and these live streamed values are sent to the cloud using IoT technology, and we are retrieving the data from the IoT by using a proper user interface such as Android application and a Windows software, and these applications are given to locomotive engineers, control unit, and the people who are in the ministry. So that use this app. नेक्स्ट. नहीं, पुणे में जो लोग बैठे हैं, हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या इन दिनों अनुभव कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट की. मैं समझता हूँ मोबिलिटी का एक पूरा नई दुनिया खड़ी हो रही है. क्या मोबिलिटी की इस नई दुनिया में हम कोई नए इनोवेशंस के साथ, जिसमें रेल हो, रोड हो, एयर ट्रैफिक हो, वाटरवेज हो, इन सब का एक कॉमन प्लेटफॉर्म के द्वारा सॉल्यूशन, इतना बड़ा काम है जिसको हम कर सकते हैं क्या? मैं चाहता हूं कि कभी न कभी आप सभी नौजवान इस पर भी सोचें. दूसरा है रेलवे में सिग्नलिंग. आज अगर विदेश से हम सिग्नलिंग की टेक्नोलॉजी लाते हैं तो बहुत कॉस्टली है. भारत में उस दिशा में कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि अप टू मार्क नहीं है. आज हमारे जो मेट्रो स्टेशंस हैं उसमें ये मोस्ट मॉडर्न सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी चल रही है मेट्रोज के लिए. लेकिन हमारे रेलवे में अगर सिग्नलिंग हम लाते हैं तो हम सुरक्षा के लिए भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. मैं समझता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी के नौजवान
जिस प्रकार से आपने रेल ट्रैक के लिए इतना डिटेल में बताया, कभी इस पर भी सोच सकते हैं कि हम मोस्ट मॉडर्न व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट कहां पर है? कोयम्बटूर है। जी बताइए। कहां पहुंचे? कोयम्बटूर। कौन है आपसे तरफ बोलने वाला? ये भोपाल दिख रहा है। तो मुंबई चलना है, मुंबई चलें। मुझे लगता है प्रकाश जावड़ेकर जी का पुणे है, इसलिए वो रोक रहा है। चले दोस्तों, मुझे काफ़ी आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, आप लोगों से विस्तार से बातचीत करने का अवसर मिला और मुझे विश्वास है कि आप लोग जो कुछ भी ये कर रहे हैं ये देश को बहुत काम आने वाला है। इससे कई लाभ हैं। एक, सरकार की जो बनी बनाई एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपके विचार इंजेक्ट होते हैं। सरकारी व्यवस्था जो कि बहुत पुरानी होती है उसमें एक नए विचार के कारण एक नया थॉट प्रोसेस शुरू होता है। उसको बड़े झटके भी लगते हैं, लेकिन उससे एक नए परिवर्तन का प्रयास होता है। सरकार की सीमाओं के बाहर रहते हुए भी आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जब चीज़ देते हैं तो उसकी अपनी एक ताकत है। और मुझे विश्वास है कि ये पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस जो है, जन भागीदारी से सुशासन, ये जन भागीदारी से सुशासन का जो प्रयास है उसमें आपका योगदान एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। 1 लाख नौजवानों का 36 घंटे 36 लाख मैन आवर। मैं समझता हूँ ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को इसमें आकर के अब ढूंढना पड़ेगा कि इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है। ये आप कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, प्रोफेसर्स भी, कोचेज भी, इवन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड लोग भी मुझे कई सामने दिख रहे थे। मैं उनको भी अभिनंदन देता हूं, प्रोफेशनल्स लोगों को अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने इस नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना समय दिया। 36 घंटे उनके साथ रह करके उनको प्रेरित करके सॉल्यूशन में वो मदद कर रहे हैं। ये आप सबका सामूहिक प्रयास, आप जो सॉल्यूशन देंगे, सरकार वर्षों से जिन चीज़ों को एक पुराने ढरे में चला रही है, व्यवस्थाओं में स्पीड नहीं आ रही है, आपके कारण वो पद्धतियां बदलेगी, व्यवस्थाएं बदलेगी और परिणाम भी उत्तम मिलेंगे। उसी एक अपेक्षा के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इन प्रयासों के पीछे सरकार पूरी तरह लगी रहेगी। आपके हर सॉल्यूशन को हर डिपार्टमेंट नापेगा, परखेगा और उसमें से रास्ता निकालने का कोशिश करेगा। आपको अभी और 24 घंटे काम करना है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे अच्छा लगा मेरी युवा पीढ़ी के साथ गप्पे गोष्ठी करने का चांस मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद।